प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी कवि नागार्जुन मिश्र द्वारा रचित कविता दंतुरित मुस्कान और उत्साह के प्रश्नाभ्यास करने जा रहे हैं। तो आपने ध्यान पूर्वक सुनने हैं, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके पश्चात लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दंतुरित मुस्कान से, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहाँ उसके सुंदर और मोहक मुख पर छाई मनोहारी मुस्कान से प्रसन्नता से भर उठता है। उसे बहुत खुशी होती है जब छोटे छोटे बच्चे के मुंह में छोटे छोटे दांत आए हुए हैं। 8-9 माह का बच्चा है, ठीक है, उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर और मन को हर लेने वाली लगती है प्यारे बच्चों। और उसका जो शरीर है वो पूरा धूल से भरा हुआ है, धूल मिट्टी से सना हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा लग रहा है मानो किसी तालाब में खिल रहे कमल थे, लेकिन कवि कहता है कि मेरी झोंपड़ी में खिलने के लिए आ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और उन्हें ऐसे लगता है मानो वो उन्हें ऐसे देख रहा है जैसे कभी उसने उनको देखा ना हो, अपरिचित की भांति, क्योंकि कवि बहुत दिनों के बाद और पहली बार अपने बच्चे से मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है उनके मन में। ठीक है, कि उन्होंने अकेले ही उस बच्चे का पालन पोषण किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा छोटे बच्चे निश्चलता से मुस्कुराते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। और जो बड़े व्यक्ति की मुस्कान है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या छुपा होता है, उसमें बनावटीपन छिपा होता है। ठीक है बच्चे की मुस्कान में निश्चलता रहती है, पर बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है वो हर समय वैसी स्वाभाविक नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आता रहता है। कई बार वो जबरदस्ती हंसता है, ना चाहते हुए भी हंस जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन छोटे बच्चे के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहता है दूसरों को देख के। और तीसरा प्रश्न है हमारा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो प्यारे बच्चों, कवि ने बच्चे की मुस्कान को चाक्षु और मानस बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चाक्षुक और मानस, ठीक है, याद रखना है आपने। छोटे छोटे जो दांतों से युक्त उसकी मुस्कान है वो किसी मृतक में भी पुनः जान डाल देने की क्षमता रखती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसका जो शरीर है वो पूरा धूल से भरा हुआ है। छोटे बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं ना बच्चों, ठीक है, मानो उसको देख के, उनका स्पर्श पाके पत्थर भी पिघल के क्या हो गया होगा, जल बन गया होगा। कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघल गया होगा, कहने का आशय ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे कोई कितना भी कठोर हो, चाहे बांस जैसा हो, चाहे बबूल मतलब किक्कर के जो पेड़ होते हैं कंटीले, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झरने लग गए, अर्थात उनको छूते ही वो भी खुश हो जाते हैं। कठोर से कठोर लोग भी छोटे बच्चे को छूते हैं। ठीक है, तो भाव स्पष्ट कीजिए। अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न है हमारा, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात खा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो कवि को ऐसा लगता है कि उस छोटे बच्चे की अपार सुंदरता तो एक ईश्वरीय वरदान के समान थी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका वह धूल दूसरे अंग प्रत्यंगों वाला शरीर, मान लो जैसे तालाब में कोई कमल खिल रहा हो, वो तालाब में खिलना छोड़ के उनकी झोंपड़ी में खिलने आ गया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है छोटे बच्चे को देख करके। ठीक है, अगला है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ठीक है, उस छोटे दंतुरित बच्चे का ऐसा मनोरम रूप था कि चाहे कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर उसे देखकर उसका भी मन प्रसन्नता से भर उठता है। शेफालिका के फूल झरने का मतलब यहाँ खुश होना है बच्चों, फूल कोई ऐसे झरेंगे नहीं। ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे कोई बांस के समान हो, चाहे केकर के कंटीले पेड़ों के समान वो क्या हो, खड़ूस हो चाहे, है ना, तो वो भी खुश हो जाता है उस बच्चे को देख करके। ठीक है, ऐसा था कवि का बच्चा। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मासूम होते हैं प्यारे बच्चों।
और अगली कविता हमारी फसल के प्रश्नाभ्यास देखते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? आपने पढ़ा कि फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक परिश्रम की क्या है के साथ साथ किसका और परिश्रम होता है? प्रकृति का। अगर प्रकृति साथ नहीं देती है तो हम फसल नहीं उगा सकते। फसल उगाने के लिए गर्मी, सर्दी, पानी, मिट्टी सब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जितना पानी जरूरी है उतनी ही धूप भी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका वो जो रंग है वो हरा रहता है। तो सूर्य की किरणें कितनी ज़रूरी हैं फसल के लिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला जो हमारा ये प्रश्न है कि ये है फसल क्या है? दोनों के सहयोग का परिणाम है, प्रकृति के भी और मनुष्य के भी। ठीक है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, वे आवश्यक तत्व हैं नदियों का पानी, लाखों करोड़ों हाथों की महिमा, गरिमा, ठीक है, मिट्टी के अद्भुत गुण का, ठीक है, और सूर्य की किरणों और हवा का। हवा थिरकन प्रदान करती है, उसमें वो जो प्राकण है वो उड़ के इधर उधर जाते हैं। आपको बताइए भंवरे के जो भंवरे उसमें बैठते हैं, उसमें भी उसमें जो आपका पॉलिनेशन होती है पौधों में, तो वो उसकी वजह से होता है ना। हवा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है प्यारे बच्चों। आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे आप अभी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर क्या व्यक्त करना चाहता है कवि, है ना। कवि ने लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और उनकी एक निष्ठ लगन के लिए हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ठीक है, गरिमा और महिमा। फसल उत्पन्न करना किसी एक व्यक्ति के वश का काम नहीं है। ठीक है, ना जाने कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसे उगाने का गौरव प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने सारे लोगों को, पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोगों को अन्न मिल रहा है, तो कोई अकेला किसान तो नहीं उगा सकता। इसके लिए पानी, मिट्टी और दूसरे श्रमिक, बहुत सारे लोगों की, मतलब लाखों करोड़ों हाथों की महिमा और गरिमा का ही परिणाम है ये। तो अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा, प्यारे बच्चों, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब क्या कहने का क्या आशय है? ठीक है बच्चों, कवि का भाव है कि फसल को केवल मनुष्य ही नहीं उगा सकता। ठीक है, अब मैं फसल उगाऊंगी, अगर मेरे पास पानी नहीं है, हवा नहीं है, धूप नहीं है, तो मैं फसल उगा नहीं सकती। इसके लिए मुझे प्रकृति के सहयोग की भी आवश्यकता है। ठीक है, या कृत्रिम रूप से मैं पानी पहुंचाऊंगी अपने खेतों में, या प्राकृतिक रूप से जो बारिश होगी वो पानी मेरी फसल के लिए काम आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सूर्य की किरणें से प्रकाश देती हैं, ठीक है, अपनी ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करती हैं, तब फसल उपजती है। ठीक है, जिससे फसलें उत्पन्न होने में बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणों का योगदान है। प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती हैं फसलें, ठीक है, और बढ़ती हैं। हवा उन्हें थिरकन प्रदान करती है, हमने बार बार पढ़ा प्यारे बच्चों, तभी उसमें बीज बनता है और दानों के रूप में हमें फसल प्राप्त होती है। थिरकन नहीं होगी हवा की तो वो, आपको बताया है, वो प्राकण एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जाएंगे, उनके बीज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें किसका? हवा का भी। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य का है उस प्रकार हवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये प्रश्न लिखने हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। धन्यवाद।